चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा चैप्टर का नाम है क्या, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले हम इस चैप्टर का बेसिक ही समझते हैं आज की है क्या चैप्टर में। देखो तुमने जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं पहले तो यही समझना है ये क्या चीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल वर्डिंग्स में लिखती हूँ तो तुमने सुना भी होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं। एक तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, जिनको हम शॉर्ट में बोला करेंगे बीआर एंड बीपी। सुने हैं ये वर्ड्स पहले कभी, बीआर एंड बीपी? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। क्या होते थे बिल्स रिसीवेबल हमारे? कोई बताएगा मुझे? देखो जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं हम हैं मिस्टर ए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मान लेते हैं हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है और मिस्टर ए उस बिजनेस का ऑनर है। तो मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए थे किसी कस्टमर को, ठीक है, वो भी क्रेडिट में सेल किए थे, क्योंकि डेटर्स की बात आ रही है तो इट मींस हमारा क्रेडिट सेल था। ठीक है, हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किए थे। तो ये बंदा हमारा डेटर बन गया, मान लेते हैं इसका नाम है मिस्टर बी। ठीक है, अब देखो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं ना, मान लेते हैं ये सेल थी 10,000 रुपीज की। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी पर अगर हम नॉर्मली देखें तो इसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम में ये पेमेंट करेगा। अगर मैंने सिंपल इसको बोल दिया कि तुम मुझे पैसे दे देना कुछ टाइम बाद दे देना, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या, कोई इसका टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि जिनका मतलब सेल करना अपने कस्टमर्स को और कस्टमर से टाइम से पैसे निकलवाना, वो सब चीजें मतलब उनकी रूटीन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि दे देते हैं डेटर्स नॉर्मली पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब मिस्टर ए को मिस्टर बी से टाइमली पेमेंट चाहिए अपनी, तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? मिस्टर ए मिस्टर बिल बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा। उस बिल में वो क्या लिखेगा? वो बिल कुछ इस टाइप का होता है, तुम अपनी बुक में भी देखोगे, नोट होता है सिंपल। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम मुझे इतने टाइम बाद पे रुपीज, जो भी अमाउंट होगी हमारी, मान लेते हैं हमारे केस में 10,000 था, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ कि तुम 3 मंथ्स के बाद हमें पेमेंट करोगे टू मिस्टर ए, या तो मिस्टर ए को पे करोगे या फिर उसके ऑर्डर पर किसी और को पे करोगे। ये लैंग्वेज मैंने प्रॉपर नहीं लिखी है, इसमें प्रॉपर वर्डिंग्स लिखी होती है, लेकिन उसका मीनिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मेनली हम मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें उसमें लिख रहे हैं कि तुम हमें या फिर हमारे ऑर्डर पर, जिसको मैंने बोला उसको या फिर मुझे, आफ्टर 3 मंथ्स पे करोगे अमाउंट। ठीक है, और इस पर डेट वगैरह लिखी होगी कि किस दिन ये बिल ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर नीचे मिस्टर बी के साइन हो जाते हैं। मिस्टर बी क्या कर देता है, अपने साइन कर देता है। देखो जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, मिस्टर बी इस बिल को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करके ये बिल इसको वापस कर देता है। एक्सेप्ट वो कैसे करता है? साइन करके। जब मिस्टर बी ने इसके ऊपर साइन कर दिया, इट मींस मिस्टर बी ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मैं तुम्हें आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट कर दूंगा। तो देखो जिस दिन मिस्टर बी ने ये बिल एक्सेप्ट किया, उस दिन ये मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। मतलब हमारे डेटर्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू बिल्स रिसीवेबल। जब मैं अपनी बैलेंस शीट में अभी तक लिखती थी डेटर्स, डेटर्स की जगह अब मैं क्या लिखूंगी, डेटर्स हमारे कन्वर्ट हो गए हैं किस चीज में? बिल्स रिसीवेबल में। अब ये मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल बन गए। तो नॉर्मली जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, वो ही हमारे बिल्स रिसीवेबल होते हैं। बस इनके ऊपर एक टाइम बाउंडेशन होती है कि तुम हमें इतने टाइम में पेमेंट कर दोगे। ठीक है,
उसके लिए क्या होता है, एक बिल तैयार किया जाता है। और ये जो बिल तैयार किया गया है ना, ये कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी है बस ऐसे ही पेपर पे लिख के दे दिया। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लीगली एक्सेप्टेबल है। तुम इसको बैंक में भी सबमिट कर सकते हो, बैंक में भी ये डिपॉजिट हो सकता है, इसको बैंक वाले भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर मिस्टर ए को किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, मिस्टर सी को, तो मिस्टर ए, ये जो इसने बी आर इसको साइन करके दिया है, मिस्टर ए इस बी आर को भी दे सकता है मिस्टर सी को। मीन्स ये एक नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफेरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लीगली एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि हमने सिंपल से एक पेपर पर लिख कर दे दिया, कुछ भी इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मिस्टर बी कल के दिन पैसे देने के लिए मना करता है तो उसकी भी वहां पर उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं फिर एक्स्ट्रा। ये सब चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे क्या होता है। तुम प्लीज चैप्टर को ना लिंक करके समझ के चलना। मैं प्रॉपर लिंकिंग करूंगी, हर एक स्टेप की लिंकिंग करके समझाऊंगी, तो प्लीज डिटेल में समझना। तो तुम्हें जर्नल एंट्री करना उतना ही इजी होगा जितना तुम उसको लिंक करके समझोगे, ठीक है। तो अभी बस मैंने कितनी बात बताई कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बस मैंने अभी इतनी बात की है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इनटू बिल्स रिसीवेबल। सेम हमारे बिल्स पेएबल होते हैं। बिल्स पेएबल क्या होते हैं? अगर मैं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से परचेज किए हैं, तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो मिस्टर ए उसके लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं। तो मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है। मैं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोल रही हूँ। तो देखो जब मिस्टर बी ने इसको बिल एक्सेप्ट कर लिया ना और इसको साइन करके दे दिया, तो ये मिस्टर बी अपनी बुक्स में क्या करेगा? क्रेडिटर नाम हटाकर वो क्या लिख देगा उसकी जगह? बिल्स पेएबल, क्योंकि इसके लिए ये बन गया है इंस्ट्रूमेंट बिल्स पेएबल। जैसे मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी का नाम हटाकर हम क्या लिख देंगे? बिल्स रिसीवेबल। इसकी बुक्स में लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल और मिस्टर बी की बुक्स में लिखा जाएगा यही इंस्ट्रूमेंट बिल्स पेएबल। तो ये हमारे होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इनको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसमें हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। सबसे पहले तो हमें मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि ये जो बिल है हम इसको मतलब इसकी जो पेमेंट वाली डेट होगी वो कब होगी, मतलब उसको कब उसको पैसे देने। तो ये डेट हमें पहले कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने बिल ड्रॉ किया था 1 जनवरी 2021, ठीक है। बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम हमें आफ्टर 3 मंथ्स पे कर देना। तो तुम्हारे हिसाब से ये डेट कब बननी चाहिए? अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी से, इसमें प्लस कर देते हैं 3 मंथ्स, तो हमारी डेट देखो क्या आएगी। डेट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथ्स, मंथ्स में लिखा हुआ है टाइम, तो तुम मंथ में मंथ्स ही ऐड कर दो। जैसे जनवरी में अब तुम डेट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अब तुम्हें 3 मंथ्स ऐड करने हैं ना, तो जनवरी में 3 मंथ्स ऐड कर दो, फेब मार्च अप्रैल, तो तुम्हारी डेट बनेगी 1 अप्रैल 2021। तो मैंने देखो डेट में कोई चेंज नहीं किया, डेट हमारी 1 ही रहेगी, बस मैंने जनवरी में 3 मंथ्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारी डेट बनी 1 अप्रैल 2021। मींस सामने वाली पार्टी को कब पेमेंट करना था? 1 अप्रैल 2021 को पेमेंट कर देना था। अब देखो इसमें क्या होता है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 3 डेज का क्या होता है? एक ग्रेस पीरियड होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और दे देते हैं। ये तुम्हें सभी क्वेश्चंस में ऐड करना है 3 डेज का ग्रेस। जब हम बात करेंगे डेज की, तो डेज में ही डेज ऐड करोगे, तो 1 में तुम 3 ऐड करोगे तो तुम्हारी डेट बन जाएगी 4 अप्रैल 2021।
तो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं कोई और टाइम लेती हूँ। मान लेते हैं हमने बिल ड्रॉ किया था 2 फेब को, 2 फेब 2021, और बोला गया है कि 2 मंथ्स के बाद पे करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथ्स बोला गया है तो मंथ्स में मंथ्स ऐड कर दो, यानी कि 2 अप्रैल बन जाएगा, मार्च और अप्रैल 2021। उसके बाद इसमें 3 डेज और ऐड करो, तो हमारी मेच्योरिटी डेट क्या आएगी, 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 अप्रैल 2020। समझ में आया मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना। और इसमें कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। मान लेते हैं लिखा, अब यहाँ पर ना जस्ट जब मंथ्स होता है ना, तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि फेब में 28 डेज थे, मार्च में 31 डेज थे, अप्रैल में 30 डेज थे। मंथ्स के केस में तुम्हें डेज के बारे में सोचना ही नहीं है, बस यहाँ पर ये 3 डेज ग्रेस वाले ऐड करने, ठीक है। ग्रेस वाले डेज बाद में ऐड होते हैं, पहले मंथ्स ऐड कर लो जो मेन क्वेश्चन में हमें टाइम दिया गया है, उसके बाद 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि हमने बिल ड्रॉ किया था 1 फेब 2021 को और तुम्हें पेमेंट करना है 90 डेज में, इस बार हमें 3 मंथ्स वर्ड यूज नहीं करके हमें यूज किया गया है 90 डेज। तो 90 डेज हम कैसे ऐड करेंगे, जब हम डेज की बात करते हैं ना, तो फिर तुम्हें ये देखना है कि एवरी मंथ में कितने कितने डेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डेज ऐड करने हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। जब हमारा क्वेश्चन होता है मंथ्स वाला, तब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि मंथ में मंथ ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब क्वेश्चन होता है डेज वाला, तो तुम्हें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हमें लीप ईयर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, फेब में 29 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर्स में हमारे फेब में 28 डेज होते हैं। तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि हमारा लीप ईयर है, मुझे बता सकते हो 2021 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, कैसे पता चलता है कि ये हमारा लीप ईयर है। मैं यहाँ पर 4-5 ईयर लिख देती हूँ। मान लेते हैं लिखा हुआ है 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। इनमें से मुझे बता सकते हो लीप ईयर कौन सा है, कोई भी? कैसे पहचान पड़ती है हमें कि लीप ईयर है ये हमारा? हाँ भाई, किसी को भी मालूम है? तो देखो इसमें हमारा जो लीप ईयर है ना, वो है 2020, ये वाला। कैसे पता चला मुझे, जो ईयर तुम्हारा 4 से डिवाइड हो जाता है वो तुम्हारा लीप ईयर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो ये वाला ईयर डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर। तो यानी कि एवरी 4th ईयर हमारा लीप ईयर आता है। 2020 के बाद 2024 होगा लीप ईयर। तो क्वेश्चन में ईयर भी ध्यान से देखना है कि लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि एक दिन के उससे तुम्हारी सारी डेट भी गड़बड़ हो सकती है। और ये कैलकुलेशन करने के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं अलग से, और ये डेट तुम्हें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, इसलिए डेट कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर मुझे 1 फेब 2021 डेट गिवन है और 90 डेज का टाइम पीरियड है हमारे पास, तो देखो डेज में दिया हुआ है हमें चाहे मंथ्स में दिया हुआ है, ये 3 डेज का ग्रेस तो हर एक केस में मिलेगा एक्सेप्ट वन सिचुएशन, वो मैं डिस्कस करूंगी कब है वो। नॉर्मली ये हमारा 3 डेज का ग्रेस हर एक क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बताओ, कोई मुझे बता सकता है 90 डेज कैसे कैलकुलेट करूं? अब मैं कैलकुलेशन कर सकते हो? 1 फेब 2020, देखो अब देखो 2021 है हमारे क्वेश्चन में, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, यानी कि हमारे फेब में कितने डेज होंगे, 28 डेज। अब 28 में से 1 फेब तो निकल चुकी, क्योंकि 1 फेब को तो हमने बिल साइन बिल ड्रॉ ही किया है, बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो हमें 1 फेब को काउंट नहीं करना। फेब के हमारे पास कितने दिन रह गए, 27 रहते हैं, ठीक है। मुझे 90 डेज पूरे करने हैं। देखो 27 डेज तो फेब के हो गए, प्लस अगर मैं मार्च में देखूं तो मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, प्लस अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30,
तो मैं टोटल करूं अगर तो कितना हो गया, 3 और 3 6, 88 डेज हो गई है टोटल। मुझे 90 डेज लेने हैं, यानी कि प्लस 2 डेज और ले लूं मैं। 2 ये मेरा नेक्स्ट मंथ कौन सा आ जाएगा, मई। तो यानी कि 1 फेब से अगर मैं काउंट करती हूँ 90 डेज, तो हमारी डेट आती है कौन सी, 2 मई 2021। ये डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करके आया है। ठीक है, डेज में हमें प्रॉपर देखना पड़ता है कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। अब इसमें मुझे +3 डेज तो करना ही है, ग्रेस पीरियड जो होता है हमारा। तो सेकेंड में मैं 3 ऐड कर दूंगी, तो हमारी डेट क्या हो गई, 5 मई 2020। क्लियर है? इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। ये था हमारा डेज वाला एग्जाम्पल, और अभी तक के जो क्वेश्चन और मैंने ऊपर बताए थे वो थे हमारे मंथ वाले एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हारी बुक में जो एक क्वेश्चन स्पेशली डेज कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट के ऊपर ही होगा, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे हद से। मेरे ख्याल से एक ही है, मुझे तो एक का ही ध्यान है। अभी तक जो पहले था वो एक ही था, और अब पता नहीं मुझे कोई चेंज आया होगा तो। ठीक है, एक चीज और, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। डेट्स कैलकुलेशन में मैं एक केस देती हूँ, तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, एक केस हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारा बिल ड्रॉ हुआ था। सभी लोग सॉल्व करोगे अपनी अपनी नोटबुक में और मुझे आंसर बताओगे, सभी आंसर बताओगे, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन में दे देती हूँ यहाँ पर। हमारा जो बिल हमने ड्रॉ किया था वो किया है 15 फेब 2020। ध्यान से ईयर वगैरह ध्यान से, ठीक है। और इसमें हमारे डेज हैं 60 डेज। ठीक है, एक तो ये कैलकुलेशन है। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, सॉल्व करो इनको। फर्स्ट केस भी सॉल्व करो और सेकंड भी सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सेकंड में दे देती हूँ 1 जून 2020, और इसमें हमारा टाइम है 3 मंथ्स। दोनों केस सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है और इसका कितना आ रहा है। आंसर मुझे सभी का चाहिए, ये ध्यान रखना। सॉल्व किया किसी ने? हाँ बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है?
फर्स्ट का आंसर बताओ भाई। 19 अप्रैल 2020। 19 अप्रैल 2020। और बाकी का ये तो मानसवी ने बताया। बाकी सबका कुछ अलग भी आया है किसी का, या यही आ रहा है? मैम यही आ रहा सबका सेम आ रहा है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। सबका आंसर यही आया है 19 अप्रैल। कैसे कैसे कैलकुलेट किया है मुझे बताओगे क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो शायद 18 अप्रैल आ रहा है। किसी का 18 भी आया था क्या? फैब में कितने डेज लिए हैं? मैम मैंने अप्रैल में 16 ले लिया था। वैसे 15 आएगा ना अप्रैल में भी। यस मैम। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेट आएगी वो आएगी 18 अप्रैल। तो मेरे मैम मैंने अकॉर्डिंग फेब में गलत ले लिया। सब में गलत कैसे लिए? मैंने 14 की जगह पे 13 ले लिया था, तो उससे एक कम हुई तो मैंने अप्रोक्स लगाया था। देखो कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है। ये 2020 था तो ये हमारा लीप ईयर था, ठीक है। मैंने इसलिए जानबूझकर यहाँ पर 2020 दिया था। तो हमारे 15 फेब के बाद अगर हम देखते हैं तो 29 डेज होते हैं टोटल फेब में। तो 15 अगर हम इसमें से हटा देते हैं तो हमारे 14 डेज बचते हैं। तो 14 डेज हमारे फेब के हो गए, 31 डेज मार्च के हो गए, तो ये दोनों मिलाकर 45 हो गए थे। 15 डेज और लेने हमें, 15 अप्रैल के हो गए, और 3 डेज का ग्रेस। तो हमारा 18 अप्रैल आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? ये तो सिंपल होगा, ये तो कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डेज का हमें सोचना ही नहीं है। जून में बस 3 मंथ्स ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जुलाई अगस्त सितंबर। तो 1 सितंबर, इसमें 3 डेज ग्रेस हो जाएंगे, तो 4 सितंबर। क्या सबका यही आ रहा है? 4 सितंबर 2020। यस मैम। तो देखो मेनली हमें जो ध्यान रखना है वो डेज वाले में ध्यान रखना है, और दूसरा हमें ईयर का ध्यान रखना है, लीप ईयर है क्या, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी थी कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट की बात। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो हमारी मैच्योरिटी डेट है ना, वो कभी कभी हमारा नेशनल हॉलीडे आ जाता है। कौन सा हॉलीडे? नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कौन कौन से होते हैं मुझे बताओगे क्या? हाँ भाई, नेशनल हॉलीडे मुझे बताओगे कौन कौन से होते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये हमारे क्या है, नेशनल हॉलीडे है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ये डेट कैलकुलेट करते हैं ना, मैच्योरिटी डेट, तो वो डेट हमारी इन तीनों में से कोई डेट आ जाती है। मान लेते हैं वो डेट कैलकुलेट करके हमारी 15 अगस्त आई। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 15 अगस्त। अगर 15 अगस्त आंसर आएगा, तो एक बात बताओ, 15 को तो हमारा नेशनल हॉलीडे होता है, तो उस दिन तो कुछ काम होगा ही नहीं, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये सब चीजें, क्योंकि सब कुछ क्लोज रहता है उस दिन। तो अगर हमारी मैच्योरिटी डेट नेशनल हॉलीडे आ जाती है, तो हमारी इस केस में
जो मैच्योरिटी डेट है वो इससे एक दिन पहले हो जाएगी, प्रीसीडिंग डे। हमारी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, इससे एक दिन पहले। एक दिन पहले क्यों बोला गया, क्योंकि ये तो पहले से ही डिफाइन है, पहले से ही हमें पता है कि नेशनल हॉलीडे है। कि कोई सडन हॉलीडे तो हमारा आया नहीं है कि हाँ हमें पता नहीं था भाई इस दिन मैच्योरिटी डेट थी, हमें पता नहीं था इस दिन छुट्टी भी रहेगी, ऐसा तो है नहीं। ये तो पहले से ही डिक्लेयर्ड है ये चीजें। तो जब हमें पहले से ही पता है कि 15 को हमारी छुट्टी रहेगी ही रहेगी, 15 अगस्त को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी जो मैच्योरिटी डेट है वो उससे एक दिन पहले की हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर आएगा फिर उस केस में 14 अगस्त। तो अगर हमारा नेशनल हॉलीडे आता है मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने पर, तो उस केस में हम एक दिन पहले वाला दिन ले लेंगे। और अगर हमारा कोई सडन हॉलीडे आता है, अगर कोई सडन हॉलीडे आया है, हमें पता नहीं था, प्लान नहीं था ये चीज पहले से, तो उस केस में हम लेते हैं सक्सीडिंग। ठीक है, मान लेते हैं हमने मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट की, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट आई 4 सितंबर। ठीक है, पता चला बाद में कि 4 सितंबर को तो हॉलीडे है, ये बात हमें पहले से नहीं पता थी, सडन हॉलीडे 4 सितंबर को हॉलीडे, तो उस केस में हमारी मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, 5 सितंबर हो जाएगी। तो देखो ये याद रखने वाली चीज नहीं है कि तुम्हें रटना पड़ेगा, ये लॉजिकल सी बात है। जब हमें छुट्टी का पहले से ही पता था तो उस केस में एक दिन पहले वाला दिन हो जाएगा। जब हमें अचानक से ही पता चला है कि हाँ आज हॉलीडे है, तो उस केस में हम नेक्स्ट डे रखेंगे अपना। तो जैसे मैं अगर एक केस बनाऊं यहाँ पर, मान लेते हैं हमने बिल ड्रॉ किया था 22 नवंबर को। ठीक है, 22 नहीं 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2020 को। ठीक है, इसमें हमारा डे था और क्या नाम है 2 मंथ्स का टाइम था हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेट करती हूँ तो कितना आएगा, 23 नवंबर से 2 मंथ्स में इसमें ऐड करती हूँ तो दिसंबर और जनवरी, तो हमारी डेट हो जाएगी 23 जनवरी। इसमें 3 डेज का ग्रेस ऐड करो, जब हमने 3 डेज ऐड किए तो हमारा आंसर आया 26 जनवरी। अब 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे होता है, हमारा नेशनल हॉलीडे है। तो इस केस में जो हमारी मैच्योरिटी डेट होगी वो क्या हो जाएगी, 25 जनवरी। क्लियर है। जब हमारी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करके नेशनल हॉलीडे आएगा तो हमारा एक दिन पहले हमारी मैच्योरिटी डेट होगी, सडन हॉलीडे होगा तो हमारी नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, एक हमारा ये केस होता है जो हमें ध्यान रखना होता है। और मैं कुछ देखती हूँ इसमें, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। देखना अपनी बुक में अगर तुम फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम देखो, अपनी अपनी बुक में ओपन करो। आई थिंक ये होना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज अपनी अपनी बुक में ओपन करना। कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन फॉलोइंग केसेस। तो उसमें देखना फर्स्ट हमारा ये दिया हुआ है कि फर्स्ट डेट ऑफ बिल गिवन है हमें, और हमें क्या गिवन है, टेन्योर गिवन है, पीरियड उसका। तो कोई ऐसा ही दिया हुआ है कि तुम्हें क्वेश्चन फर्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है 1 दिसंबर 2018, यही है क्या, इसमें दिया हुआ है हमें 60 डेज, यही क्वेश्चन है या कुछ और है।
मैम 2020 है। ओके, ईयर चेंज हो सकता है ना, ईयर हो सकता है चेंज किया हुआ हो। तो या तो मुझे अपना क्या बोलूं मैं, या तो मुझे तुम फिर शेयर कर दो। आज एक काम करो, बस एक पेज की ही शेयर कर दो, क्योंकि मैं जर्नल एंट्रीज तो मैं नेक्स्ट क्लास से ही सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर लिंकिंग है, तो मैं उसको एक साथ बताना चाहती हूँ जर्नल एंट्रीज को। तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्लीज मुझे कोई भी, मानसवी तुम ही कर दो, मुझे एक पेज की पिक शेयर कर दो बस। और सभी अपना क्वेश्चन नंबर 1 निकालकर उसको स्टार्ट करो सभी लोग। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के ऊपर एक ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पेज की मुझे पिक शेयर कर दो बस। ओके, तो तुम्हारी बुक में हमें फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर डेट, बस ईयर चेंज किया हुआ है। तो जिसकी में जो ईयर होगा वो उसके उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देना। अब देखो ये 1 दिसंबर 2020 है और पीरियड है हमारा 60 डेज। अगर देखो यहाँ पर 2020 है तो ये ध्यान रखना ये हमारा लीप ईयर है। तो प्लीज कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करना। मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी, तुम लोग खुद बताओगे सॉल्व करके, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सारे केसेस लिख दे रही हूँ, किसी की में डेट अगर अलग भी है तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आंसर तुम लोग इसके कैलकुलेट करो। सेकंड है हमारा 30 अप्रैल। सभी कैलकुलेट करना प्लीज, मुझे सबके आंसर चाहिए। 2021 यहाँ पर टाइम दिया हुआ है मिनट्स में। आंसर बताते जाना मुझे जैसे जैसे सॉल्व होगा। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बता देना, ठीक है। जिसका भी सॉल्व होता जाए, मुझे अगर फर्स्ट सॉल्व हुआ है तो फर्स्ट का आंसर बता दो, कितना आया फर्स्ट का आंसर। मोहित, मोहित सॉल्व कर रहे हो? मोहित, यस और नो? मैम लास्ट वाले पे। अच्छा लास्ट पे हो, चलो तो सॉल्व कर लो एक साथ, बताना मुझे फिर।
सॉल्व कर लो, मैं नाम लेकर पूछूंगी, उस हिसाब से मुझे बताना सभी। चलो फर्स्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो मैं नाम स्टार्टिंग से सीक्वेंस में पूछ लेती हूँ तुम्हारा। कृतिका, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? कृतिका, मैम मुझे नहीं पता फर्स्ट का। क्यों क्यों नहीं पता? 1 दिसंबर 2020 है, 60 डेज ऐड करने हैं। क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। दिसंबर, मुझे इसमें 60 डेज ही तो ऐड करने हैं आगे। अब देखो 1 दिसंबर था। अच्छा पहले कोई और बताओ। चलो मानसवी, 2 फरवरी 2021। 2 फरवरी 2021, ठीक है, सही आंसर है। देखो कैसे आया होगा ये। अब मुझे 1 दिसंबर दिया हुआ है ना, 60 डेज ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31 में से 1 दिसंबर को हमें काउंट नहीं करना है, तो बचे कितने डेज? 30 तो हो गए दिसंबर के। फिर 60 डेज लेने हैं ना हमें, 30 ले लो जनवरी के, तो हो गए 60 डेज पूरे। 3 डेज और आगे काउंट कर लो, ग्रेस पीरियड। तो 30, जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 1 एंड 2, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 फेब। 3 डेज ऐड करके 2 फेब आएगा। सबने इसी तरीके से कैलकुलेट किया। 30 डेज दिसंबर के, 30 हो गए जनवरी के, फिर इसके आगे 3 डेज काउंट करते हैं, तो डेट हमारी आती है 2 फेब। कृतिका, यस मैम अब आ गया। समझ में आया ना? तो देखो डेज वाली प्लीज और प्रैक्टिस कर लेना अगर कंफ्यूजन है तो। चलो सेकंड का आंसर बताओ। कृतिका चलो तुम ही बताओ, सेकंड का आंसर बताओ। मैम 1 जून। 1 जून कैसे? 30 अप्रैल। 3 डेज ग्रेस भी ऐड करना है, 3 डेज का ग्रेस भी है भाई। तो 4th। लिख कर सॉल्व करो भाई, बिना अपने हाथों पर सॉल्व मत करो प्लीज। अप्रैल में 2 मंथ्स ऐड करो पहले। अप्रैल में हम 2 ऐड करते हैं तो मई एंड जून, तो कितना हो गया? 30th जून हो गया। अब इसमें 3 डेज और ऐड करने हैं, तो जून में तो 30 डेज ही होते हैं, जून का तो कोई और डे बचा ही नहीं है। 1, 2, 3 जुलाई, तो हमारी डेट क्या आएगी यहाँ पर? 3 जुलाई। प्लीज प्रॉपरली, एक दिन का भी गड़बड़ हुआ तो आंसर गलत है, ठीक है? समझ में आया मैंने 3 जुलाई कैसे कैलकुलेट किया? मंथ्स में तो सिंपल मंथ्स ऐड करने हैं। अप्रैल में मैंने 2 मंथ्स ऐड किए, तो हमारी डेट आई 30th जून। 30th जून में 3 डेज ऐड करते हैं, तो जून में तो कुछ और बचा नहीं, ये 3 डेज जुलाई के ही हो जाएंगे, तो 3 जुलाई 2021। सबका आंसर यही आ रहा है, 3 जुलाई 2021। यस मैम। किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे बोल देना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, फिर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का अपने घर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? 3rd का आंसर बताओ। मोहित,
थर्ड का आंसर बताओ। मैम 28 Feb। क्या बोले? 20 कितना? 28 Feb। यस मैम। 28 Feb में 3 days ग्रेस कौन ऐड करेगा भाई? 28 जैन से 1 मंथ काउंट किया तो 28 Feb आ गया। 3 days का ग्रेस भी ऐड करना है, इसको मत भूलो। 28 Feb के बाद ही 2021 वाला ईयर है, तो लीप ईयर तो है नहीं, यानी कि वो 3 days मार्च के ही होंगे। तो हमारी आंसर क्या आएगा? 3 March 2021। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। मैम ग्रेस 4th का तो 26 जनवरी होगा ना? 4th का बताओ। हाँ, क्या होगा पता नहीं, मैं तो काउंट करके ही देखूंगी। 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या होता है? नेशनल हॉलीडे, रिपब्लिक डे होता है। तो यहाँ पर हमारी डेट क्या बनेगी फिर? बोलो भाई सानवी। 27। जब नेशनल हॉलीडे था तो हमने क्या बताया था अभी? कहाँ थे तुम? क्लास में थे या नहीं? क्या बताया था मैंने जब नेशनल हॉलीडे होता था तो? नेशनल हॉलीडे के केस में हम प्रीसीडिंग डे लेते हैं, सडन हॉलीडे होता है तो हम सक्सीडिंग डे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 26 जनवरी आ रही है डेट कैलकुलेट करके, और 26 जनवरी हमारा नेशनल हॉलीडे होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी डेट ले लेंगे? 25 जनवरी 2021। किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रीसीडिंग डे ले लेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी हमारा नेशनल हॉलीडे है, तो नेशनल हॉलीडे वाला डे तो हमें लेना ही नहीं है, तो उस केस में हम प्रीसीडिंग डे ले लेंगे, क्योंकि नेशनल हॉलीडे तो प्री डिफाइंड है ना कि यहाँ छुट्टी है, पहले से ही मालूम है सबको। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो डेट होगी वो होगी 25 जनवरी। ठीक है, 5th बताओ सानवी। सानवी सानवी का कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है। मानसवी तुम बताओ जी। 1 October 2020। 1 October 2020। तो देखो 1 October कैसे आया होगा भाई? ये 4 ऐड कर दो इसमें, मई में हम 4 मंथ्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। मई में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 October आएगा मानसवी या कुछ और? हाँ सही बोला तुमने। तो देखो इसमें हम 3 days ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड। जब हम 3 days ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती होती है भाई, नेशनल हॉलीडे है, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये दोनों ही केस हमारे नेशनल हॉलीडे के थे। सॉरी ये वाला, और 4th और 5th हमारा नेशनल हॉलीडे का केस है। ये पूरा ही क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक क्वेश्चन इन्होंने डेज का भी दे दिया इसमें, और दो क्वेश्चन इसमें इन्होंने नेशनल हॉलीडे के भी डाले। तो ये पूरा ही क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने अच्छे पॉइंट्स कवर कर दिए। ठीक है, तो जब भी कभी प्रैक्टिस करो तो इस क्वेश्चन को जरूर करके देखोगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अगर हमें इनमें से सेकंड केस में गिवन होता, मान लेते हैं सेकंड केस में बोला हुआ होता कि 3 जुलाई को सडन हॉलीडे हमें डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, सडन वर्ड लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि 3 जुलाई को हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो उस केस में तुम्हारी सेकंड वाले केस में क्या आंसर होगा? अगर 3 जुलाई को सडन हॉलीडे हो जाता, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता, तो तुम्हारा आंसर क्या होता फिर इसकी जगह? 4th July 2021। फिर 4 जुलाई 2021, मतलब हमें सक्सीडिंग डे लेना होता है। तो बस ध्यान रखो, अगर मैच्योरिटी डेट नेशनल हॉलीडे आएगी
तो प्रीसीडिंग डे लेना है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल सी बात है। जब हमें पहले से ही पता है उस दिन छुट्टी है हमारी, तो हम एक दिन पहले उस काम को करके आएंगे। और अगर हमें पता ही नहीं था कि उस दिन हमारा हॉलीडे डिक्लेयर होने वाला है, तो उस केस में हम नेक्स्ट डे को ही मैच्योरिटी डेट मानेंगे। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दो। ठीक है, तो ये हमारा केस था मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने का। मैच्योरिटी डेट में अभी एक दो चीजें और हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो थोड़ा सा अलग ट्रैक पर चली जाती हैं। बाकी इसकी तुम्हें ना एक इलस्ट्रेशन और गिवन होगी, तो तुम लोग ना घर पे, कृतिका, मैं मानसी और मोहित को नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें टाइम लगता है तो तुम लोग सॉल्व करना, अदरवाइज अपना तुम तो रिवीजन ही करना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 होगी तुम्हारी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें भी मैच्योरिटी डेट का क्वेश्चन होगा। तो कृतिका, ये मैच्योरिटी डेट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरूर सॉल्व करना, और जितना भी होमवर्क है उसको साथ साथ करना। ठीक है, अभी तो तुम्हारे भी एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो सिलेबस में मतलब ऐसा मत करना कि अभी मैं पीछे वाला चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ। जो क्लास में चैप्टर चल रहा है, अगर तुम उसको साथ साथ करूंगी। हाँ, अगर तुम उसको साथ साथ करोगे तो तुम्हारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर तुम मेरे चैप्टर से अलग चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होगे, तो उस केस में तुम्हें आगे पीछे होके, देखो तुमने खुद फेस किया होगा, प्रॉब्लम आती ही आती है फिर। ठीक है, यस मैम। तो फिर बाकी ना आगे जो क्वेश्चन है हमारे, वो जर्नल एंट्रीज की क्वेश्चन है, तो वो मैं कल से ही बताऊंगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर लिंकिंग है। नेक्स्ट क्लास से ही हम उसको करेंगे। मैम आप ये भी लाइक वो कर देना अपलोड, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी अपलोड। ओके मैम। ओके चलो। हाँ कृतिका, हाँ ठीक है। मानसी एंड मोहित, मैंने तुम लोगों को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए बोला था, रिवाइज करने के लिए, तो करके आए हो? हाँ भाई, तुम दोनों से ही पूछ रही हूँ, डेप्रिसिएशन चैप्टर रिवाइज किया है मानसी एंड मोहित? यस मैम। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मैम अभी नहीं है। अभी नहीं है तो मैं कुछ पूछूं? मतलब जितना किया उतना नहीं है। ओके, तो तुमने क्वेश्चंस सॉल्व करके भी देखे हैं, क्या किया है? जो मैम मैंने अभी बताए थे एमसीक्यूज वगैरह, वो सॉल्व किए हैं? मैम सारे नहीं कर पाया मैं वो। ओके, मानसवी तुमने? मैम मैंने बस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस किया था। ओके, तो मैं कुछ डिस्कस करूं? तुम्हारा उससे रिवीजन ही होगा। ठीक है, मैं कुछ डिस्कस करती हूँ। रुक जाओ मैं 1 मिनट। देखो, हमें एक केस दिया हुआ है सिंपल सा। ठीक है, स्क्रीन पर ही देखना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर केस। एक मशीन थी जो कि हमने 1 अप्रैल 2020 को परचेज की थी। ठीक है, कितने की परचेज की थी? 5 लाख रुपीज की। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हमने क्या किया,
1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन परचेज की। ये फर्स्ट थी हमारी, ये हमारी सेकंड थी, कितने की? 2 लाख की। अब इस पर बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमारा 20%, चलो मैं यहाँ पर ना 10%, चलो 20% ही ले लो, 20% पर एनम लगाया है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हमें क्या बताना है आंसर? हमें बैलेंस बताना है ऑन 31 मार्च 2020 को, मतलब एक ही साल का क्वेश्चन है बस। 31 मार्च 2021 होना चाहिए, 2021 है। 2021 को हमें 31 मार्च 2021 को बैलेंस बताना है। मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, मींस इन दोनों मशीन की टोटल वैल्यू कितनी हो, एक तरीके से मुझे बताओ। बहुत जल्दी ये रफली सॉल्व करके हो जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं तुम्हारे यहाँ पर। एक है हमारा 6 लाख, फर्स्ट मैम ऑप्शन। हाँ बोलो। मैम 5 लाख पे 1 लाख डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ तो सॉल्व करके बताओ दोनों की वैल्यू टोटल में कितनी आएगी 31 मार्च 2021 को। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। 6,60,000, 5,80,000, इनमें से कोई एक आंसर होगा। 6 लाख, 5,60,000, 6,60,000, 5,80,000। बहुत सिंपल सा केस है, 2 मशीन है क्योंकि बस दोनों का डेप्रिसिएशन लेस। पहले मशीन की वैल्यू निकाल लो अलग से, सेकंड की भी अलग से कैलकुलेट कर लो और दोनों का टोटल करके बता दो। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, ऐसे ही बता दो कितना आंसर आ रहा है। जो भी सॉल्व कर ली मुझे आंसर बोल देना। मैम 5,80,000। 5,80,000, ओके, सही आंसर है। मानसी तुम्हारा भी इतना आ रहा है? यस मैम। ओके, तो मतलब इस टाइप का देखो, एमसीक्यूज में क्या है ना कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाकर नहीं देंगे, तो इसलिए मतलब ये चैप्टर्स हैं तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर के ही, बट एमसीक्यूज आ रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते, उसी तरीके से तुम्हें उसको प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू। 4 ऑप्शन है हमारे, जो हमें एसेट सेल करने पर लॉस होता है उसको कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं। अरे यार मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑफ नहीं